गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपन प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन ने फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के बारे में बताया। उनको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं और इसको सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें CO2 का अपचयन हो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसके अंदर डार्क रिएक्शन में बताया कि जब CO2 का स्थिरीकरण होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो वो 3 चरणों में होता है: केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लेक साइकिल और काम साइकिल। यहाँ पे अपन सबसे पहले केल्विन साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे कि केल्विन साइकिल क्या है। तो ये C3 प्लांट्स में होता है केल्विन साइकिल। तो C3 प्लांट का मतलब है जिनमें प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है वो 3 कार्बन युक्त बनता है। तो अगर अपन देखें कि जो फोटोसिंथेसिस 3 चरणों में होता है प्लांट्स में, केल्विन साइकिल है, कुछ प्लांट्स में हैच व स्लेक साइकिल है और कुछ जो क्रासुलेंट प्लांट है उनमें काम साइकिल है। तो अपने जो C3 प्लांट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल के द्वारा होगा और C3 साइकिल को केल्विन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको केल्विन मेंशन ने खोजा था। तो C3 प्लांट में क्या होता है, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण में 18 ATP और 12 NADPH2 अणुओं का की आवश्यकता होती है। और ये जो 18 ATP और 12 NADPH2 अणु हैं ये प्रकाशिक अभिक्रिया से अपन को प्राप्त होते हैं। तो इसके कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है CO2, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो सबसे पहला जो चरण है इसके अंदर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। दूसरा जो चरण है वो है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन। तीसरा है इसमें हेक्सोज शुगर का निर्माण और चौथा है राइबोलोज 5-फॉस्फेट का पुनरुत्पादन। तो इसमें जो लास्ट में जो एंजाइम बनता है वो CO2 को अपटेक करने के काम में आता है। तो इसका पुनः उत्पादन बार बार होना जरूरी है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो कार्बोक्सिलेशन फेज है उसमें कार्बोक्सिलीकरण जिसको फेज कहते हैं उसमें राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो है वो वो CO2 को ग्रहण करता है और RUDP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसको रूबिस्को भी कहा जाता है, उसकी उपस्थिति में CO2 का ग्रहण करता है। तो राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट है वो RUDP को ग्रहण करके और क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो एक तरह से देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पद है और ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाओं में प्रवेश कर सकता है। ये अगर मान लो इसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाती है तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करने लगता है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के कारण इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। तो ये हुआ अपना कार्बोक्सिलीकरण फेज। इसमें क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा। इसमें दूसरा है जो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का उत्पादन। तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल क्या होता है, PGA। तो यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बना है वो ATP ग्रहण करके और NADPH ग्रहण करके क्या बनाएगा, PGL फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण करता है। और फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है यहाँ पे एक एंजाइम काम में आता है, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो लाइट फेज है उसमें बने हुए ATP और NADPH2 काम में आते हैं। तो यहाँ पे 12 ATP और 12 NADPH2 काम में आते हैं। 6 ATP बाद में काम में आएंगे लास्ट स्टेज में, जब ये जो था ना राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का जब पुनः उत्पादन होगा तो 6 ATP वहाँ काम आएंगे। तो टोटल 18 ATP चाहिए इसमें और 12 NADPH2। तो PGA से PGL के निर्माण में, जिसको फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का जो अपचयन कहते हैं जिसको, इसके अपचयन के लिए अपन को 12 NADPH2 चाहिए। अब ये जो 12 NADPH2 हैं इससे क्या होगा, PGA ग्रहण करेगा और फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाएगा। इसके साथ ही
जो 12 ATP हैं वो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये जो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इससे क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में 3PGL का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो 3PGL है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, जिसको ढाप बोलते हैं। ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। तो ये सारे के सारे जो स्टेप हैं वो अलग अलग एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होते हैं। उसके बाद है हेक्सोज शुगर का निर्माण। हेक्सोज शुगर का निर्माण जो थर्ड स्टेप है इसका, इसमें क्या होगा, जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अणु जो बने हैं वो एल्डोलेज की उपस्थिति में संघनन की क्रिया करते हैं और जिससे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो बनता है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, और अगर उसका भी फॉस्फोरिलीकरण हो जाए तो उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। इस प्रकार जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जैसा आप लोगों को आउटलाइन में दिखाया गया है कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसका 1/3 भाग फोटोसिंथेसिस का मुख्य उत्पाद के रूप में अलग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और ग्लूकोज संघनन द्वारा सुक्रोज और स्टार्च का निर्माण हो जाता है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो 2/3 पार्ट है उसका उपयोग CO2 के ग्राही राइबोलोज डाइफॉस्फेट के निर्माण में पुनः काम में ले लिया जाता है। तो लास्ट में इसका चौथा स्टेप आता है राइबोलोज डाइफॉस्फेट का निर्माण। तो राइबोलोज डाइफॉस्फेट के निर्माण के भी कुछ चरण हैं। उन चरणों में क्या होगा कि ये लास्ट में राइबोलोज डाइफॉस्फेट का पुनरुत्पादन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में क्रिया करते हैं और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। तो ये क्या, जैसे ही इरिथ्रोज और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है, दोनों शुगर हैं, इनसे क्या होगा, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो एक दूसरे DHAP अणु डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अणु से क्रिया करके एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट बनाता है और इसके 2 अणु बन जाते हैं। इससे क्या होगा, ये PGL से क्रिया करता है और PGL से क्रिया ये कीटोलेज एंजाइम की ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में करता है और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है, साथ में राइबोज शुगर भी बनती है। ये जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट है ये राइबोज फॉस्फेट में चेंज हो जाता है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, और राइबोज 5 फॉस्फेट है एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, और राइबोज 5 फॉस्फेट है वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये वो जो 6 ATP के अणु जो बच गए थे उन 6 ATP के अणुओं को ग्रहण करके और क्या बनाता है, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। ये जो राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट है ये पुनः CO2 के अपटेक में काम आता है। इस तरह से अगर अपन ये जो साइकिल है इसको देखें तो इसमें लास्ट में अपन को क्या प्राप्त होता है कि 6 अणु जैसे CO2 हैं वो 18 अणु ATP और 12 अणु NADPH2 मिलकर एक अणु ग्लूकोज बनता है, साथ में 18 ADP बनते हैं और 12 NADP बनते हैं, और इसमें लास्ट में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट है वो पुनः उत्पादन हो जाता है। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है और केल्विन ने इसको सबसे पहले खोजा, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो इस तरह से ये जो केल्विन साइकिल है ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है, जिसमें ये बताइए स्ट्रोमा में होता है और इसके अंदर CO2 का अपचयन हो जाता है। जो अपने फोटोसिंथेसिस का जो मेन उद्देश्य था जिसमें उसका निर्माण होना मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना वो इसमें पूरा हो जाता है। तो ये सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। अब कुछ C4 प्लांट होते हैं, कुछ काम प्लांट होते हैं, उनके अंदर अलग दूसरे तरह के साइकिल चलते हैं। तो C4 जो प्लांट होते हैं उनमें हेच व स्लेक चक्कर चलता है जो हेच व स्लेक ने खोजा था, और जो कर्सुलियन प्लांट हैं उनमें CAM काम पाथवे चलता है जिसमें दूसरे तरह के बाय प्रोडक्ट बनते हैं। धन्यवाद।